गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बुधवार को लोकसभा में परंपरा के मुताबिक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस दौरान सदन में जिस तरह का माहौल रहा और जैसी बहस हुई वह देश में स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूत जड़ों को लेकर आश्वस्त करने वाला है। बेशक इस दौरान तीखे भाषण हुए, विपक्ष ने सत्तापक्ष पर आरोप लगाए और सरकार की ओर से उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन यह तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय चर्चा का अभिन्न हिस्सा होता है। इस खास तौर पर मौजूदा सत्र की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी जांच की मांग है। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और उसके लगाए आरोपों का भारतीय कारोबारी समूह ने जवाब भी दिया। इससे जुड़े पहलुओं पर बैंकिंग और शेयर बाजार नियामकों की ओर से भी पहल हुई। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग इस मुद्दे का सियासी पहलू ही है। इससे बड़ी बात है कि नियामक संस्थाओं की ओर से इस मामले पर तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। उसका कारण यह है कि शेयर बाजार किसी भी तरह की अनिश्चितता को ठीक नहीं मानता, इसलिए जितनी जल्दी तस्वीर साफ होगी उतनी ही जल्दी इस मामले का साया स्टॉक मार्केट से हटेगा। विपक्ष ने पहले इसी मुद्दे पर सदन ठप कर रखा था, फिर उसने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सत्तापक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता ने सदन के मंच का दुरुपयोग किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का समापन विपक्ष पर चुटकी लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि जैसे सच सुनने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, वैसे ही झूठे और गंदे आरोप सुनने के लिए भी हिम्मत और धैर्य की ज़रूरत होती है। ऐसा साहस और धैर्य दिखाने के लिए उन्होंने साथी सदस्यों का हंसते हुए धन्यवाद किया। जहां तक विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की बात है तो इशारों में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के अच्छे कामकाज और इस दौरान हासिल हुई उपलब्धियों का जिक्र करके उनका जवाब भी दे दिया। उन्होंने बताया कि उनके शासनकाल में पूरे देश और देशवासियों की उन्नति हुई है। पीएम मोदी का कहना था कि देशवासियों का जो विश्वास उनके काम की वजह से बना है वह झूठे आरोपों से नहीं हिलने वाला। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एजेंसियां स्वतंत्र ढंग से अपना काम कर रही हैं और जो भी ज़रूरी कदम हैं वे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कदम जल्द ही किसी अंजाम तक पहुँचे ताकि मौजूदा अनिश्चितता दूर हो। यह समझना ज़रूरी है कि एजियन समुद्र के चारों ओर जो देश हैं, तुर्की, सीरिया और ग्रीस, वे
साइस्मिकली बहुत एक्टिव एरिया है। पूरा तुर्की भूकंप के लिहाज से सक्रिय क्षेत्र है और वहाँ भूकंप अक्सर आते भी रहते हैं। हालांकि 7.8 तीव्रता का भूकंप 100 साल बाद आया है, लेकिन 5-6 तीव्रता वाला भूकंप आना यहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाल ही में जो भूकंप आया वह ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया है, जो कि अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। अरेबियन प्लेट धक्का मार रहा है एनाटोलियन प्लेट को, जिसके कारण बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप के इस एरिया में आने की हमेशा आशंका रही है। इसका परिणाम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जब इस क्षेत्र में 70 के करीब भूकंप आए, शहर नष्ट हो गए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं। सवाल यह है कि क्या भूकंप इतना विनाशकारी होना चाहिए? क्या हम भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? दुनिया में सबसे अधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्र जापान है। ऐसे में भूकंप से सबसे अधिक कहीं नुकसान हो सकता है तो जापान में हो सकता है, लेकिन जापानी समाज ने अपने आप को इस तरह से ढाला है, अपनी बिल्डिंगों को इस तरह से डिज़ाइन किया है, अपने लोगों को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि बहुत बड़े भूकंप में भी वहाँ जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि मार्च 2022 में फुकुशिमा भूकंप, यह 7.4 तीव्रता का भूकंप था, लेकिन इसमें केवल 3 लोगों की मौत हुई और 247 घायल हुए। इन बड़े बड़े भूकंपों में भी ज़रूरी नहीं कि इतना अधिक नुकसान हो। अगर हम अपनी सोसाइटी को जापान की तरह तैयार करें, पहले तो मानना पड़ेगा 7.8 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है वह एक बड़ा भूकंप है। इसमें हानि होनी थी, लेकिन क्या इतने लोगों की जान जाने की ज़रूरत थी? इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बिल्डिंगों के जो वीडियो मैंने देखे हैं उनसे लगता है कि उनका बहुत ही खराब निर्माण था, क्योंकि कई जगहों पर पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ धंस गई है। ऐसा लगता है कि तुर्की में भवन निर्माण के मानक बहुत सख्त नहीं हैं। जापान जितने स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं, इसी कारण हमें इतनी हानि देखने को मिली है। अब अगर अपने देश की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र को भूकंप के झटकों के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हिंदू कुश रीजन से यहाँ तक काफ़ी बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके भी हिले हैं, जो भूकंप सक्रिय क्षेत्र हैं। इस जोन में रहने का क्या मतलब होता है भूकंप के लिहाज से? क्या हमारे यहाँ भी 7.8 रिक्टर स्केल जितना शक्तिशाली भूकंप आ सकता है? हमारे हिस्ट्री में 7 से 8 तीव्रता वाला भूकंप आ चुका है। कश्मीर में 2005 में जो भूकंप आया था वह 7.6 रिक्टर स्केल का था। उसमें भारत को जान माल का काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। वहीं कच्छ गुजरात का भूकंप जो 2001 में आया था वह 7.7 मैग्नीट्यूड का था। तो 7 और 8 की तीव्रता वाले भूकंप हमारे यहाँ भी आए हैं, लेकिन
वे दशकों में आते हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली जोन 4 में आता है। स्टॉप।